नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी व्याकरण की बेहतरीन जानकारी, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें तथा साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट क्लासेज पुष्कर में आपका फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं विशेषण। विशेषण में अब तक हमने पढ़ा विशेषण का अर्थ, विशेषण परिभाषा, विशेषण प्रकार और फिर विशेषण का रूपांतरण कि उस पर लिंग, वचन और कारक का क्या क्या प्रभाव पड़ता है। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण का पद परिचय और विशेषण की अवस्थाएं। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं विशेषण पद का व्याकरणिक परिचय। यानी कि जब विशेषण पद आता है, यानी कि विशेषण का वाक्य में प्रयोग होता है, तब उसे विशेषण पद कहते हैं। तो वाक्य में प्रयोग होने पर विशेषण का परिचय किस तरह से दिया जाता है, तो इस परिचय को हम विशेषण का पद परिचय कहते हैं। तो देखिए, विशेषण पदों का पद परिचय देने के लिए शब्द भेद का नाम, विशेषण का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, तुलनावस्था एवं विशेष्य से उसका संबंध बताया जाता है। यानी जब विशेषण का पद परिचय दिया जाता है तो सबसे पहले शब्द भेद का नाम देखा जाता है कि वो शब्द में कौन सा भेद है। शब्द भेद का नाम देखते हैं, फिर उसके बाद में विशेषण का भेद या फिर उपभेद देखा जाता है। इसके बाद लिंग, वचन, कारक ये देखे जाते हैं, फिर तुलनावस्था देखी जाती है एवं विशेष्य से उसका संबंध बताया जाता है। तो ये सब कुछ चीज़ें देखी जाती हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, शब्द भेद का नाम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने पढ़ा शब्द दो प्रकार के होते हैं, एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। विकारी शब्दों में शब्द चार प्रकार के होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। तो विकारी शब्दों में एक जो भेद है वो विशेषण है, तो ये शब्द भेद हो गया विशेषण। फिर विशेषण का भेद, उपभेद, विशेषण जो प्रकार है उन प्रकारों के और प्रकार है, उनमें कौन सा विशेषण है। इसके बाद में संज्ञा का रूपांतरण, जिसमें संज्ञा में परिवर्तन होता है। संज्ञा में ही परिवर्तन नहीं होता, संज्ञा साथ साथ सर्वनाम में भी होता है, विशेषण में भी होता है और क्रिया में भी होता है। लेकिन हम इसको संज्ञा के रूपांतरण के नाम से इनको पढ़ते हैं, वो है लिंग, वचन और कारक। ये इनका रूपांतरण देखा जाता है। उसके बाद में विशेषण जो अवस्थाएं जो हम आगे पढ़ेंगे, उन अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है और फिर विशेष्य से उसका संबंध बताया जाता है, विशेष्य से विशेषण का संबंध बताया जाता है। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर वाक्य रख रहे हैं, वह छोटा लड़का 10वीं कक्षा में पढ़ता है। पहला ये वाक्य है। दूसरा है मेरे शेर भूखे हैं। ये दो वाक्य हमने लिया है। तो यहाँ देखिए, वह, छोटा और 10वीं, ये जो तीन शब्द हैं, इन तीनों शब्दों का हमें व्याकरणिक परिचय देना है, इन तीनों पदों का हमें परिचय देना है। तो देखिए, उपयुक्त वाक्यों में प्रयुक्त रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। ये प्रश्न है हमारा, दो प्रश्न है और दोनों प्रश्नों में ये लिखा हुआ है कि रेखांकित शब्दों का पद परिचय दीजिए। तो हम इन दोनों जो वाक्य हैं, इन दोनों वाक्यों में जो रेखांकित शब्द हैं, इनका हम पद परिचय देंगे। तो यहाँ देखिए, पहले तो तीन जो शब्द हैं इन ये रेखांकित हैं, इनका देख लेते हैं। वह छोटा लड़का 10वीं कक्षा में पढ़ता है, ये वाक्य है। इस वाक्य में देखिए, वह प्रविशेषण है। यहाँ पर वह आप लोगों ने सोचा होगा कि सर्वनाम है जो किसी की ओर संकेत करता है। यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है कि वह प्रविशेषण के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है, वह तो केवल सर्वनाम या सर्वनाम शब्द है और विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं। लेकिन यहाँ जो वाक्य की जो स्थिति है, उस स्थिति के अनुसार वह है वो प्रविशेषण है।
तो वह में देखिए प्रविशेषण लिखा हुआ है। अब वह यहाँ क्रिया से पता चलेगा स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। तो यहाँ पढ़ता है, इसका मतलब यह है कि वह पुल्लिंग है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया पुल्लिंग। वह से यहाँ पर है देखेंगे, है के यहाँ पर है एक वचन है, इसलिए यहाँ जो वह है वह भी एक वचन का ही रूप है। दोनों से पता चल रहा है, क्रिया से भी एक वचन का पता चल रहा है और वह से भी एक वचन का पता चल रहा है, इसलिए यह एक वचन है। फिर जो छोटा विशेषण की विशेषता बताने वाला है, प्रविशेषण क्यों है? क्योंकि जो ये छोटा विशेषण है, इस छोटे विशेषण की यहाँ पर वह विशेषता बता रहा है, यानी जो छोटा लड़का है उसकी तरफ इशारा करते हुए, संकेत करते हुए यह विशेषता बता रहा है, इसलिए यहाँ पर प्रविशेषण है। तो यहाँ वह प्रविशेषण है, इसके हमने सबसे पहले शब्द भेद देखा। शब्द भेद में कोई इसका अन्य भेद नहीं है, तो अन्य भेद हमने नहीं लिखा। फिर इसके विकार जो कि लिंग और वचन है वो हमने लिखे हैं, और फिर विशेष्य से उसका संबंध बताया है। तो यहाँ पर विशेष्य आपके विशेषण है और यह प्रविशेषण है। दूसरा छोटा में देखिए गुणवाचक विशेषण, छोटा है वो गुणवाचक विशेषण। तो हम पहले ये भी कह सकते हैं शब्द भेद कौन सा, विशेषण, तो विशेषण लिख सकते हैं, फिर विशेषण का भेद, तो हमने दोनों के साथ में लिख दिया गुणवाचक विशेषण। उसके बाद में विकार, तो देखिए यहाँ पर पुल्लिंग है छोटा और एक वचन है, विशेषण की मूलावस्था है, और फिर विशेष्य जो लड़का है इसका विशेषण है। तो विशेष्य लड़का है, तो विशेषण का विशेष्य से क्या संबंध है? तो जो विशेष्य है उसकी ये विशेषता बता रहा है। अगला है 10वीं में देखिए, जो 10वीं शब्द है वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है, क्रमबोधक है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण में भी क्रम बता रहा है, इसलिए क्रमबोधक विशेषण। पुल्लिंग है, एक वचन है, और विशेष्य इसका है कक्षा, तो ये कक्षा विशेष्य की विशेषता बता रहा है। तो इस तरह से हम यहाँ पर पद परिचय देते हैं। तो वह प्रविशेषण पुल्लिंग एक वचन छोटा विशेषण की विशेषता बताता है। इस तरह जो छोटा विशेषण है वो गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन है, मूलावस्था में आया हुआ है। विशेषण 3 अवस्थाएं होती है जो कि अभी हम पढ़ेंगे, उनमें से ये मूलावस्था है। विशेष्य जो लड़का है इसकी यह विशेषता बता रहा है। 10वीं निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्रमबोधक है, पुल्लिंग है, एक वचन, और विशेष्य जो कक्षा है इसकी यह विशेषता बता रहा है। अगला उदाहरण ले रहे हैं कि मेरे शेर भूखे हैं। यहाँ पर जो भूखा शब्द है यहाँ पर रेखांकित शब्द है, यानी भूखे शब्द के नीचे रेखांकन है। तो इसका हम परिचय देखेंगे कि देखिए कौन सा है, ये आपके गुणवाचक विशेषण है। और कौन सा विशेषण है, विशेषण का प्रकार कौन सा, उद्देश्य विशेषण या विधेय विशेषण है? तो यहाँ पर ये विधेय विशेषण है। गुणवाचक विशेषण है, दशाबोधक है, दशा बता रहा है। पुल्लिंग, यहाँ पर पुल्लिंग का पता शेर से चल रहा है और भूखे से भी चल रहा है। बहुवचन है मेरे शेर, तो यहाँ पर बहुवचन, एक शेर नहीं, यहाँ पर है जो क्रिया है वो बहुवचन में आई हुई है, इसलिए शेर एक से अधिक है, बहुवचन है। और विशेष्य शेर है, शेर विशेष्य की विशेषता बता रहे हैं। तो यहाँ हमने 2 वाक्य लिए हैं। यहाँ पर देखिए वह जो शब्द है वो ज़्यादातर लोग सर्वनाम कर देते हैं, लेकिन हम ये सोच सकते हैं कि जब वह शब्द सर्वनाम से पहले लगता है तो वो, वह शब्द संज्ञा से पहले लगता है तो वो आपके सर्वनामी विशेषण होता है। लेकिन जब ये विशेषण से पहले लगेगा तो ये प्रविशेषण हो जाएगा इसी तरह से। और अगर
वाक्य में वह संज्ञा के स्थान पर आता तो वो आपके सर्वनाम होता। छोटा ये समझ में आया वही है। गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग एकवचन मूलावस्था और विशेषण लड़का है। 10वीं निश्चय संज्ञावाचक है। क्रम पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, इस तरह से ये क्रम बोधक है। पुल्लिंग एकवचन और विशेष कक्षा है इसकी। यहाँ पर बुका जो शब्द है वो गुणवाचक विशेषण है, दशाबोधक है, पुल्लिंग बहुवचन है और विशेष शेर है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने विशेषण का पद परिचय देखा है, विशेषण पद परिचय को थोड़ा समझा है। तो इस पद परिचय में हमने जो भी चीज़ें देखी वो सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, लेकिन एक जो विशेषण जो अवस्था है वो अवस्था हमने यहाँ पर नहीं पढ़ी है। तो अवस्था पढ़ने के लिए हम देखेंगे कि विशेषण कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। तो देखिए, विशेषणों की तुलना या अवस्थाएं, तुलना करने के लिए कौन अधिक श्रेष्ठ है और कौन उससे थोड़ा कम है, इसके लिए हम विशेषणों की आपस में तुलना करवाते हैं, तो उसको हम विशेषणों की अवस्थाएं कहते हैं। तो देखिए, दो या दो से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि में बिल्कुल एक से गुण नहीं होते हैं। कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, प्राणी हैं, उन सब में एक जैसे गुण नहीं हो सकते हैं, सभी में गुण अलग अलग होते हैं। वे कम अधिक हो सकते हैं, किसी व्यक्ति में गुण अधिक होते हैं और किसी व्यक्ति में गुण कम होते हैं। ऐसे में विशेषण की तुलनात्मक स्थितियां आती हैं। तो जब कम या अधिक गुण बताने होते हैं तो विशेषणों की जो तुलनात्मक स्थितियां हैं, उन तुलनात्मक स्थितियों का पता लगाया जाता है, उन तुलनात्मक स्थितियों का अध्ययन किया जाता है। हिंदी में विशेषताओं की तुलनात्मक कमी अथवा अधिकता प्रकट करने के लिए अलग से अपने शब्द नहीं हैं। तो जो हिंदी में जो विशेषता है, उनकी तुलनात्मक कमी अथवा अधिकता प्रकट करने के लिए अलग से अपने कोई शब्द नहीं है। जो भी तुलनात्मक शब्द है वे संस्कृत अथवा उर्दू से लिए गए हैं। जो तुलनात्मक शब्द है वो या तो संस्कृत से लिए गए हैं या फिर उर्दू से लिए गए। हिंदी के अपने कोई शब्द नहीं है। हिंदी में तुलनात्मक विशेषता प्रकट करने के लिए से कम, से अधिक, से बढ़कर, सर्वाधिक, न्यून आदि प्रविशेषणों का प्रयोग किया जाता है। इस विशेषणों की तुलना के आधार पर तीन अवस्थाएं होती है। विशेषणों से जब तुलना की जाती है तो उस तुलना करने के आधार पर विशेषणों की जो तीन अवस्थाएं हमारे सामने आती है, वो पहली है मूलावस्था, जहाँ पर विशेषणों का मूल रूप में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद में उत्तरावस्था और फिर उत्तमावस्था। उत्तरावस्था उससे थोड़ी ऊपर और उत्तमावस्था सबसे ऊपर। तो इस तरह से विशेषणों की तीन अवस्थाएं हैं। तो इन तीन अवस्थाओं को हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखिए मूलावस्था। जब एक ही व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की विशेषता प्रकट की जा रही है, जब एक ही व्यक्ति, प्राणी या वस्तु की विशेषता प्रकट की जा रही हो, इसमें तुलना नहीं होती, यह सामान्य कथन मात्र होता है। हम कह सकते हैं जहाँ पर विशेषण में सामान्य कथन कहा जाता है, सामान्य बात कही जाती है, किसी भी व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के बारे में सामान्य विशेषता प्रकट की जाती है, तो उसे हम विशेषण की मूलावस्था कहते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है कि जब एक ही व्यक्ति, प्राणी, वस्तु की विशेषता प्रकट की जा रही हो, इसमें तुलना नहीं होती, यह सामान्य कथन मात्र होता है। जैसे कठोर, सुंदर, अच्छा, प्रिय आदि मूलावस्था है। उदाहरण ले सकते हैं, मोहन बलवान है। तो यहाँ पर मोहन की किसी से तुलना नहीं की जा रही है, केवल उसके बारे में एक सामान्य विशेषता प्रकट की जा रही है कि मोहन है, जो मोहन है वो बलवान है, हष्ट पुष्ट है। तो मोहन के बलवान होने की बात की जा रही है, किसी से कोई तुलना नहीं की जा रही है। दूसरी अवस्था है उत्तरावस्था। इसमें दो व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं आदि की विशेषता की तुलना की जाती है। ये जो उत्तरावस्था है, इस उत्तरावस्था के अंदर जो व्यक्ति है, प्राणी या फिर वस्तु है, इनकी जो विशेषताएं हैं, इन विशेषताओं की दो के मध्य तुलना की जाती है कि दो में से कौन सा अच्छा है,
आदि की विशेषताओं की तुलना की जाती है और दो विशेष्य होते हैं, और इसमें विशेष्य दो होते हैं क्योंकि दो विशेषों की आपस में तुलना की जाती है, इसलिए विशेष्य दो होंगे। दोनों का मध्य तुलना की जाती है। जैसे राम श्याम से अधिक बलवान है। यहाँ पर हमने वाक्य देखा मोहन बलवान है, केवल सामान्य कथन था, सामान्य विशेषता थी। लेकिन अब यहाँ पर एक विशेष और जोड़ दिया है कि जो राम है वो श्याम से बलवान है। दो व्यक्ति हैं, एक राम है और दूसरा श्याम है। तो यहाँ पर जो राम है वो बलवान है, किससे अधिक है? श्याम से अधिक है। तो यहाँ पर राम के श्याम से अधिक बलवान होने की बात कही जा रही है। तो दोनों में तुलना हो रही, राम और श्याम में। श्याम थोड़ा कम बलवान है और राम उससे अधिक बलवान है। इसी तरह से दूसरा वाक्य देख लेते हैं। धीरज संजय से अधिक चतुर है। चतुर दोनों ही है, धीरज भी चतुर है और संजय भी चतुर है, लेकिन जो धीरज है वो संजय से अधिक चतुर है। ये धीरज ये संजय से अधिक चतुर है, तो दोनों में तुलना हो रही है। तो दोनों के बीच जब तुलना की जाती है तो उसको उत्तरावस्था कहते हैं। इस तरह से तुलना के लिए प्राय तर प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तुलना करने के लिए दोनों में जब तुलना की जाती है तो ये तर प्रत्यय का प्रयोग करते हैं हम। जैसे सुंदर सुंदरतर, निकट निकटतर। तो इस तरह से उत्तरावस्था की ये विशेषता है। जब उत्तरावस्था में शब्द पहचानने हो कि उत्तरावस्था के शब्द कौन कौन से हैं, तो वहाँ पर आप लगभग देखेंगे तर प्रत्यय या फिर से अधिक देखेंगे, से अधिक या फिर तर प्रत्यय। तीसरा अवस्था है उत्तमावस्था। उत्तमावस्था इसमें देखिए, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं की विशेषता की तुलना की जाती है। कि देखिए जो मूलावस्था उसमें किसी से कोई तुलना नहीं होती, सामान्य विशेषता बताई जाती है। फिर उत्तरावस्था, उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों, वस्तुओं के मध्य तुलना होती है। फिर उत्तमावस्था, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं में तुलना होती है। तो यहाँ आप देख लीजिए, जहाँ पर दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों में तुलना होती है वहाँ पर उत्तमावस्था होती है। इसमें दो से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं की तुलना, वस्तुओं की विशेषता की तुलना की जाती है और सबसे अधिक का निर्धारण किया जाता है कि जो सभी है उन सब में सबसे अधिक कौन है या सबसे अधिक विशेषता किसकी है, यह निर्धारण किया जाता है। जैसे मोहन सबसे बलवान है। अब यहाँ पर मोहन एक ही नाम है, लेकिन सबसे ये पता चल रहा है बहुत सारे लोग हैं, उनमें से सबसे ज़्यादा बलवान मोहन है। इसमें तुलनात्मक प्रत्यय तम का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें जो तुलनात्मक प्रत्यय है वो तम का प्रयोग किया जाता है। जैसे सुंदरतम, सुंदर का सुंदरतम हो गया। उदाहरण देखेंगे, यह नाटक बहुत अच्छा है। यह मूलावस्था सामान्य रूप है। मीरा की अपेक्षा गीता बहुत ईमानदार है। यहाँ पर मीरा और गीता के बीच में तुलना की जा रही है। तो उत्तरावस्था, उत्तरावस्था की एक पहचान है कि इसमें विशेष्य दो होंगे। तो जहाँ पर आपको दो विशेष्य वाक्य में दिखाई दे वहाँ पर आप उत्तरावस्था कर सकते हैं। फिर है श्याम सभी लड़कों से अधिक ताकतवर है। ये उत्तमावस्था है। इसमें सभी शब्द आएगा, तम शब्द आएगा, तो इस तरह के शब्द आएंगे। श्याम सभी लड़कों से अधिक ताकतवर है। तो इसमें दो से अधिक व्यक्तियों, प्राणियों या वस्तुओं के मध्य तुलना की जाती है, उसको हम उत्तमावस्था कहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि विशेषणों की तीन अवस्थाएं होती हैं। पहली मूलावस्था, दूसरी उत्तरावस्था और तीसरी उत्तमावस्था। तो यहाँ पर तीनों अवस्थाओं का हमने उदाहरण दिए हैं। यह नाटक बहुत अच्छा है, यह मूलावस्था का सामान्य रूप है। मीरा की अपेक्षा गीता बहुत ईमानदार है, यह उत्तरावस्था जिसमें दो विशेष्य होते हैं, दो व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के मध्य तुलना की जाती है। तीसरा है श्याम सभी लड़कों से अधिक ताकतवर है। यहाँ पर जो तुलना है वो दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं या प्राणियों के मध्य होती है। अगला देखेंगे
तुलनात्मक अवस्थाओं के रूप। अब जो तुलनात्मक अवस्था है इनके क्या क्या रूप हैं। जैसे विशेषण की अवस्थाओं के रूप दो प्रकार के होते हैं। जो विशेषण जो अवस्था है उनके जो रूप हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला है अधिक या शब्द से का प्रयोग करके। पहला रूप तो अधिक या शब्द से का प्रयोग करके बनाया जाता है। देखिए अधिक या शब्द से का प्रयोग करके किस तरह से बनाया जाता है। मूलावस्था यहाँ पर ले रहे हैं कायर, फिर उत्तरावस्था में हो जाएगा अधिक कायर, और फिर उत्तमावस्था में हो जाएगा शब्द से कायर। यह हम दो प्रकार से तुलना करते हैं, तुलनात्मक शब्दों का प्रयोग करते हैं। इसमें से हम पहला पढ़ रहे हैं अधिक या शब्द से का प्रयोग करके हम यह तुलनात्मक अवस्थाएं बनाते हैं। जैसे कायर शब्द है और कायर में हमने अधिक लगाया तो अधिक कायर, और शब्द से लगाए तो शब्द से कायर। तो शब्द से लगाने से उत्तमावस्था हो गई और अधिक से उत्तरावस्था। इस तरह से वीर से अधिक वीर और शब्द से वीर। दानी से अधिक दानी और शब्द से दानी। ईमानदार से अधिक ईमानदार और शब्द से ईमानदार। तो यहाँ पर हम दो ही शब्द ले रहे हैं, एक तो अधिक और दूसरा शब्द से। अधिक से उत्तरावस्था और शब्द से उत्तमावस्था बनती है। तो अधिक लगाने से यहाँ पर देख लीजिए उत्तरावस्था बन रही है, और शब्द से लगाने से यहाँ पर उत्तमावस्था बन रही है। इसी तरह से दूसरा है संस्कृत और हिंदी शब्दों के साथ तर तथा तम प्रत्यय लगा करके रूप बनाया जाता है। जो संस्कृत और हिंदी के जो शब्द हैं उनके साथ तर तथा तम जो प्रत्यय है वो लगाकर हम संस्कृत की और हिंदी के जो शब्द हैं, संस्कृत और हिंदी के जो शब्द हैं उनमें तर और तम प्रत्यय लगा करके विशेषणों की अवस्थाओं का निर्माण करते हैं। जैसे मूलावस्था से हम तर लगा करके उत्तरावस्था और तम लगा कर उत्तमावस्था का निर्माण करेंगे, ये अवस्थाएं बनाएंगे। अधिक से अधिकतर, तर लगने से उत्तरावस्था, और अधिकतम तम लगाने से उत्तमावस्था बन गई। इसी तरह से उच्चतर और उच्चतम हो गया है। मधुर से मधुरतर और मधुरतम हो गया। सरल से उत्तरावस्था में सरलतर और उत्तमावस्था में सरलतम हुआ है। इसी तरह से सुंदर से सुंदरतर और सुंदरतम। योग्य से योग्यतर और योग्यतम हो गया है। इस तरह से यह अवस्थाएं बनती जा रही हैं। दुष्ट से दुष्टतर और दुष्टतम। जघन्य से जघन्यतर और जघन्यतम। प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतम। गुरु से गुरुतर और गुरुतम। कोमल से कोमलतर और कोमलतम। विशाल से विशालतर और विशालतम। तीव्र से तीव्रतर और तीव्रतम। तो यहाँ हम देख रहे हैं जो मूलावस्था है ये सामान्य कथन के द्वारा विशेषता बताई जाती है, सामान्य विशेषता बताई जाती है। इसमें किसी से तुलना नहीं होती है। तुलना केवल दो अवस्था में होती है, एक तो उत्तरावस्था और दूसरी उत्तमावस्था। तो उत्तरावस्था में तुलना करने के लिए तर लगा करके हम शब्द बना रहे हैं, और उत्तमावस्था में तुलना करने के लिए हम तम लगा करके शब्द बना रहे हैं। उत्तरावस्था में दो व्यक्तियों के बीच तुलना होती है, जबकि उत्तमावस्था में दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में तुलना होती है। और भी शब्द देखेंगे, जैसे प्राचीन है, प्राचीन से प्राचीनतर और प्राचीनतम। न्यून से न्यूनतर न्यूनतम। दीर्घ से दीर्घतर और दीर्घतम। प्रिय से प्रियतर और प्रियतम। महान से महानतर और महानतम। निकट से निकटतर और निकटतम। श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर और श्रेष्ठतम। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यहाँ पर भी तर लगा करके उत्तरावस्था और तम लगा करके उत्तमावस्था का निर्माण हो रहा है। अब देखिए विशेषण शब्दों की रचना। जो विशेषण जो शब्द हैं इनकी जो रचनाएं हैं हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज हमने केवल विशेषणों का जो पद परिचय है, विशेषण का पद परिचय वो पढ़ा है, और विशेषणों जो अवस्थाएं हैं वो पढ़ी हैं। अब विशेषण शब्दों की जो रूप रचना है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक जानकारी के लिए बेल आइकन पर